अस्सलाम वालेकुम। न्यूक्लियर मसले के ऊपर लगता यह है कि ट्रंप जो है वो भी और ईरान भी दो एक्सट्रीम पोजीशन ले रहे हैं। ट्रंप का मुतालबा यह है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर तर्क कर दे, और ईरान की जानिब से आज मुज्तबा खामेनेई का एक स्टेटमेंट सामने आया जिसमें वो कहते हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम की वो ऐसे ही हिफाजत करेंगे जैसे ईरानी सरजमीन की या ईरानी पानियों की। तो दो मुतहारिब ग्रुप दो एक्सट्रीम पोजीशन लेकर बैठ गए, जिससे एग्रीमेंट के लिए वो जो स्पेस है वो थोड़ी सी कम होती जा रही है। इब्तदाई तौर पर ईरान बहुत फ्लेक्सिबल था, बल्कि ये हमला होने से पहले 28 फरवरी से 2 रोज़ पहले ओमान में जब ये लोग बैठ के बात कर रहे थे तो न्यूक्लियर के ऊपर काफ़ी हद तक रजामंदी थी ईरान की जानिब से कि सिविल यूज़ तक महदूद करके बाकी चीज़ें वो छोड़ देंगे। लेकिन हमलों के बाद जब पहला मुज़ाकराती राउंड भी हुआ तब तक भी सूरत हाल ठीक थी, लेकिन जब अमेरिका ने मुतालबा किया कि 20 साल तक 0% एनरिचमेंट पे ईरान जाएगा, उसके बाद लगता यह है कि जो हार्ड लाइन है वो ईरान ने इख्तियार कर ली है। दूसरी तरफ अमेरिका की जानिब से ख़बरें ये आ रही हैं कि वो कोई फौरी तेज़ रफ्तार किस्म के हमले दोबारा ईरान के ऊपर फ़िज़ाई हमले वो रिज्यूम कर सकते हैं ताकि ईरान को दबाव में लाया जा सके मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए। क्या वो हमले फ़ायदेमंद साबित होंगे? मुझे काफ़ी मुश्किल लगती है, क्योंकि 40 रोज़ा हमलों में जितना नुकसान ईरान का हो चुका है और जिसको वो बर्दाश्त कर चुके हैं, उसके बाद अगर ये 8, 10, 12, 15 रोज़ और भी हमले कर लेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं होने वाला। जवाबी तौर पर अगर अमेरिका की सूरत हाल देखी जाए और जो जर्मनी के चांसलर का स्टेटमेंट अगर उसको सामने रखें तो अमेरिका की सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं है। कांग्रेस के अंदर भी जो पीट हेगसेट से सवाल जवाब हुए, जिसमें वहाँ कांग्रेसमैन ने ये सवाल किया कि बताइए ट्रंप की ज़हनी हालत सही है, जो वो गालियाँ निकाल के पूछ रहे थे और वो बड़े सख्त लफ्ज़ से मैं दोहराऊँगा नहीं, जिसमें कह रहे थे कि फौरी तौर पर डील करो, या वो कह रहे थे कि मैं आपकी तहज़ीब मुकम्मल तौर पर सफ़ा हस्ती से मिटा दूँगा और दोबारा आपको ज़िंदगी के आसार नहीं मिलेंगे। तो क्या उनकी ज़हनी कैफियत ठीक है अमेरिका को लीड करने के लिए? तो पीट हेगसेट इसके ऊपर बहुत गुस्से में आगे से रिएक्ट करते रहे, लेकिन अमेरिका के अंदर भी ट्रंप के जो हमले की पोजीशन है उसके ऊपर कोई बहुत पसंदीदगी नहीं है, क्योंकि आम तासुर यही है कि ये इसराइल के उकसाने के ऊपर इस जंग में घुस तो गए हैं, वापसी के लिए उनको अब रास्ता नहीं मिल रहा। वही चीज़ जो जर्मन चांसलर ने कही, जिसको ट्रंप ने बहुत बुरे अल्फाज में जिसका तज़किरा किया और उसके ऊपर सोशल मीडिया में स्टेटमेंट्स दे के उनका मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली सूरत हाल ख़राब से ख़राब तर तो हो सकती है, दोबारा हमले की सूरत में बेहतरी का कोई असर नहीं है। बल्कि आज ये खबर ये है कि जो पनामा कैनाल है वहाँ पर भी चाइना और अमेरिका के दरमियान में तनाव बढ़ रहा है। एक तरफ यहाँ पर आबनाए हुर्मुज़ के अंदर तनाव चल रहा है, अगर पनामा कैनाल के अंदर भी इसी तरह का तनाव पैदा हो जाए तो दुनिया कहाँ ट्रेड करेगी? बड़ी वाज़ेह तौर पर हमारे सामने एक सवालिया निशान नज़र आएगा कि $120 के ऊपर तो तेल पहले चला गया, ब्रेंट आगे कहाँ पर जाएगा? आज के प्रोग्राम में जो हमारे साथ शुरका है कि मसले के हल के लिए आगे क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं और उसके लिए कितना टाइम फ्रेम बाकी है। सरदार मसूद खान पाकिस्तान के नामवर सफारतकार और फॉर्मर प्रेसिडेंट आज़ाद जम्मू कश्मीर हमारे साथ हैं। सरदार साहब आपको खुशामदीद कहूँगा। सर आप ही से स्टार्ट करूँगा, जो ट्रंप के बयानात हैं और आज दूसरी तरफ से मुज्तबा खामेनेई साहब का भी जो स्टेटमेंट है, दोनों का तज्जिया आप कैसे करते हैं? जी, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं और जैसे कि आपने ख़ुद तज्जिया किया है, इन्होंने बहुत ही इंतहा पसंदाना यानी कि मैक्सिमल स्टेटमेंट्स दी हैं और जो दरमियानी राह का कोई रास्ता या दरमियानी राह नज़र आ रही थी उसके आसार मादूम हो गए हैं कम से कम इन 24 घंटों में। पस पर्दा जो है, अगर कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं तो उनका भी कोई मुस्तक़बिल रोशन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो इनके दरमियान मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे थे उसके आज ख़ासतौर से जो सदर ट्रंप की तरफ से या अमेरिका की तरफ से तजवीज़ गई हुई थी ईरान की तरफ, उससे ईरान ने जैसा कि आपने ख़ुद कहा कि मुस्तरद कर दिया है मुज्तबा खामेनी साहब ने। मुज्तबा खामेनी साहब के बयान को बड़े गौर से पढ़ने की ज़रूरत है और उसमें यह है कि एक तरफ तो उन्होंने कहा है कि यानी एक और दीवार खड़ी कर दी है। लोग ये कह रहे थे ना कि अगर ये दोनों ममालिक यानी अमेरिका और ईरान जो है ये जो दोहरी नाकाबंदी है या दोहरी ब्लॉकेड्स हैं इनको ख़त्म करें तो फिर जो है एतमाद साजी हो सकती है और दूसरे मामलात के ऊपर गुफ्तगू हो सकती है। लेकिन आज मुज्तबा खामेनी साहब ने एक और दीवार खड़ी कर दी है। उन्होंने कहा कि जो इलाक़ाई ममालिक हैं खलीज फ़ारस के, वो आबना हरमुज़ की मैनेजमेंट करेंगे, यानी इंतज़ाम और इंसराम वो संभालेंगे, जिसमें यकीनन उनका इशारा जो है ओमान की तरफ है, जो कि दूसरी आबना हरमुज़ की साहिली रियासत है ईरान के अलावा। दूसरा ये कि उनका लहजा बहुत सख्त था। मिसाल के तौर पर उन्होंने ये कह दिया उनको
कि यहाँ से अमेरिकी फ़ौजें वापस चली जानी चाहिए, ये खलीज फ़ारस जो है खलीजी रियासतों और ईरान का इलाका है और बिला शरकत गैर उनको इसका इंतज़ाम संभालना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें तावान चाहिए, वो इंतकाम लेंगे, यानी न सिर्फ उनके वालिद मोहतरम बल्कि जो बाकी लोग मारे गए हैं इस जंग में, जो जंग उनके ऊपर मुसल्लत की गई है। फिर जो है एक एतबार से उन्होंने ये जो कहा है तो बहुत ही अहम बयानात हैं कि जो और उसका आपने सही नतीजा अखज़ किया कि जो उन्होंने कहा है कि ये जो उनकी न्यूक्लियर, नैनो और बायो कैपेबिलिटी है ये उतनी ही मुक़द्दस है जैसे कि उनकी ज़मीन, उनकी हवा और दूसरे असासे हैं। तो वही कह रहे हैं कि एक तो सदर ट्रंप का ये दावा मुस्तरद किया है कि गुज़श्ता बरस जो है जो जौहरी तनसीबात थी वो तबाह कर दी गई हैं, और दूसरे ये कहा है कि हम इनकी हिफाजत करेंगे। तो ये और अमेरिका को जो है, यानी वैसे तो उन्होंने जो खलीजी रियासतों को ये पैगाम देने की कोशिश की कि आइए हम मिलजुल के जो है इस अमेरिका की प्रेजेंस, और पहले जो थे यूरोपियंस जो थे, यूनाइटेड किंगडम था, डच थे, या उसके बाद पोर्चुगीज़ जो आए हैं, इनसे हमने जान छुड़ाई है। अब जो है हम मिलजुल कर इस खत्ते की जो गवर्नेंस या हुक्मरानी संभालते हैं। तो इससे जो है ऐसा लग रहा है कि जो मुज़ाकरात का अमल तेज़ी से बढ़ रहा था आगे, और हम सोच रहे थे कि किसी तरीके से कोई इनके दरमियान इत्तेहाद, इत्तफ़ाक़ पैदा हो जाएगा, वो अब कम नज़र आ रहा है। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि दोनों साइड्स के ऊपर, फ़रीक़ैन के ऊपर बहुत दबाव है। ईरान में वसी पैमाने पर तबाही और बर्बादी हुई है, और उसके बाद यह है कि वो नहीं चाहेंगे, उनके शहरी नहीं चाहेंगे, उनकी क़यादत भी नहीं चाहेगी कि वो किसी तरीके से इस जंग को दोबारा से शुरू करें या अमेरिका के मतलब एक तवालत हो इख्तियार करे जंग। और दूसरी तरफ अमेरिका जो है उसके ऊपर कई किस्म के दबाव हैं, अमेरिकी वहाँ भी नहीं चाहेंगे, बरादरी का दबाव। ना यूरोप के अंदर इस जंग के लिए सपोर्ट मौजूद है, ना अमेरिकी अवाम के अंदर इस जंग के लिए सपोर्ट मौजूद है। ये तो पीट हेग्सेट जैसे इंतहापसंद सोच के हामिल जो लोग हैं ट्रंप के इर्द गिर्द, वो सिर्फ इसको सपोर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज कोई मेरे ख्याल में जी शऊर इसको सपोर्ट नहीं करता। देखिए, इस जंग के बहुत से अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस है अमेरिका के लिए। एक तो उनकी कॉस्ट बहुत बड़ी है, जो $25 बिलियन का तखमीना पीट हेग्सेट ने दिया वो दुरुस्त नहीं है। मेरा ख्याल है कि उससे ज़्यादा नुकसान हुआ होगा। ख़ुद असला का जो म्यूनिशंस का नुकसान हुआ है या प्लेटफॉर्म्स का नुकसान हुआ है वो तकरीबन 2.8 बिलियन के करीब है, और उसके अलावा जो है ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि तकरीबन $1 बिलियन रोज़ाना ख़र्च हो रहा था, और वो अब 40 बिलियन बन जाएगा अगर आप उसका एडिशन करें। दूसरी तरफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस की मैं बात कर रहा था, तो वो ये है कि ये निशाना तो ईरान था, लेकिन जो बराह रास्त ममालिक मुतासर हुए उसमें या ख़ित्ते मुतासर हुए उसमें है चीन, रूस और उसके बाद यूरोपियन यूनियन। और यूरोपियन यूनियन जो अमेरिका का एलाई था वो उससे दूर हो गया, यानी वहाँ से बाकायदा आलम बगावत बुलंद किया गया। और ये जो इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग अलायंस समझी जाती थी नेटो के हवाले से, या वेस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न अलायंस जिसे कहा जाता था, वो सारे के सारे जो है अंडरमाइन हुई है। तो अमेरिका को भी बहुत नुकसानात हैं, लिहाजा दोनों वो ये चाहेंगे कि किसी तरीके से इस जंग का ख़ात्मा किया जाए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पब्लिक स्टेटमेंट्स में तुंदी और तेज़ी है, लेकिन जो है वैसे जो है मेरा ख्याल सफारती कम्युनिकेशन के स्फीयर में इनमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी। सर, पनामा कनाल में भी आपको कोई चीन और अमेरिका के दरमियान में तनाव नज़र आता है? देखिए, अमेरिका जो है यहाँ एशिया पैसिफिक में मौजूद है, और उसने एक तरीके से चीन का घेरा किया हुआ है, यानी ताइवान के आसपास या जो भी उसके जो हलीफ ममालिक हैं, ये पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट एशिया में। लेकिन अमेरिका जो है वो चीन को इजाज़त नहीं देता कि वो लातीनी अमेरिका में कोई किरदार अदा करे, और इसीलिए जब सदर ट्रंप आए थे तो उन्होंने उस कंपनी के ऊपर दबाव डाला था कि पनामा से जो चाइनीज़ के हिस्से में थे कि उनको वहाँ से बेदखल किया जाए। और उसके बाद जो है उन्होंने अभी जो कहा हुआ है कि उनका नेक्स्ट हदफ जो है इस ईरान ऑपरेशन के बाद या ईरान वॉर के बाद वो क्यूबा है। तो आपने देखा होगा कि अभी जो है लास्ट 24 आवर्स में बड़ा सख्त बयान दिया कि अगर क्यूबा के ऊपर आपने कोई हमला किया या कुछ, तो चीनी जो है वो क्यूबा के साथ खड़े होंगे। पनामा का अपनी जगह पे है, इनका तसादुम बढ़ रहा है, कशीदगी बढ़ रही है। तीसरा जो है
सदर पुतिन के साथ सदर ट्रंप की जो गुफ्तगू हुई है उसमें सदर पुतिन ने ये कहा है, क्योंकि ये इन लोगों के अभी जो अब्बास अरागची साहब गए हुए थे वहाँ मॉस्को और पुतिन से मुलाकात हुई तो इन्होंने एक मरतबा फिर इस बात का यादा किया कि वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं और एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। तो उन्होंने सदर पुतिन ने सदर ट्रंप को ये कहा कि अगर आप दोबारा हमला करेंगे, जिस किस्म के भी हमले करेंगे, तो उन हमलों की हम शदीद मुखालफत करेंगे। अच्छा, इससे क्या ये साबित होता है कि ये लोग जो है इस जंग को वसीतर करने के लिए तैयार होंगे? क्या चीन बराह रास्त इस जंग में कूद पड़ेगा? रूस जो है बाकायदा किनेटिकली यानी अमलन जो है इस जंग में ईरान का साथ देगा? मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो तरजीहात हैं वो रूस हो, अमेरिका हो, चीन हो या उसके अलावा जो यूरोपियन यूनियन, वो चाहते हैं कि यूक्रेन में भी जंग ख़त्म हो और यहाँ भी जंग ख़त्म हो, और सारी कोशिशें इसके लिए हो रही हैं। क्योंकि आपने पहले ही पूरे का पूरा मंजरनामा बता दिया कि माशी एतबार से क्या माशी मैदान में किस तरीके से दुनिया जो है बुरे तरीके से मुतासर है और वो इस पूरी सूरत हाल से निकलना चाहती है। दुरुस्त है, दुरुस्त है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर भी हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये फरमाइएगा कि बातचीत का अमल दोबारा, पाकिस्तान ने तो बहुत कोशिश की कि शुरू हो जाए, कोई उम्मीद है कि अगले चंद दिन में दोबारा ये बैठ जाए? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँ कि जो आपने कहा कि बातचीत का अमल क्या दोबारा शुरू हो सकता है या उसकी प्रोबेबिलिटी है कि दोबारा बैठा जा सकता है, तो मैं ये अर्ज़ कर दूं कि बातचीत का अमल जो है वो रुका ही नहीं है, टूटा नहीं है, बिल्कुल नहीं टूटा। दूर दूर से एक दूसरे से कर रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद में जो बैठे हुए थे, वो जो आपको जो बैठक वाली बात थी कि शायद ये आज या कल की बात है, तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि जो देखें इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है और उसमें जो पाकिस्तान ने एक इंतहाई उम्दा सफारतकारी का सबूत दिया है और अल्लाह ताला ने उस पर आपको कामयाबी दी है, उसमें थोड़ा बज़ाहिर एक तातुल है, लेकिन ये तातुल नहीं है। अगर राब्ते जो हैं वो बिल्कुल जारी हैं। हमारे जो ऑफिशियल इस वक्त स्टैंस है उसमें भी वजाहत की जा चुकी है कि राब्ते बिल्कुल हैं, और अगर उन ममालिक के आपस में भी राब्तों की बात हो रही है तो ज़ाहिर है वो भी पाकिस्तान की ही कोशिशों के नतीजे में है। लेकिन चंद ऐसे निकात हैं जो कि मीडिया पर सबको पता है कि जो अपना हुर्मुज़ वाला मामला है, इसके ऊपर जो थोड़ी सी स्टैंस अपना जो अमेरिका का अपना स्टैंस है, ईरान का अपना एक स्टैंस है, तो ये मामला इंशाल्लाह ताला हल हो जाएगा। हुर्मुज़ के ऊपर थोड़ा सा अटक गया मामला, दोनों के ऑब्जेक्टिव्स अलग-अलग हैं, मांग अलग-अलग है, लेकिन जब आप बैठते हैं तो इंशाल्लाह ये मामला किसी न किसी तौर पे हल हो जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ी कामयाबी है और वो भी अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की वसातत से दिखाई है पूरी दुनिया को कि जंग जो है वो बंद हो चुकी है, वरना जिस तरह से अल्लाह करे बंद ही रहे। मुझे तो ज़्यादा तशवीश इस बात के ऊपर है कि ये कोई दोबारा तनाव शुरू ना हो जाए। नहीं, हमारा ख्याल ये है कि इंशाल्लाह ताला ये जंग बंदी जो है ये रहेगी और इसमें फौरी तौर पे ऐसे कोई इम्कानात नहीं है कि दोबारा जो है वो मिज़ाइल एक दूसरे के ऊपर दागे जाएं, और उससे पहले कि सूरत हाल उस नतीजे पे पहुँचे इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जो है वो कामयाब होगा, पाकिस्तान मज़ीद सुरखरू होगा। हमारी जो कोशिशें हैं अल्लाह ताला ने बाराबर कराई हैं, हम इंसान तो कोशिश ही कर सकता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, डार साहब जिस तरह उन्होंने और फील्ड मार्शल साहब ने चंद रोज पहले मैंने पूरी दुनिया के सामने उनका एक किरदार आया है वो सब ने देखा है। मसूद साहब से ही चंद रोज पहले इंटरव्यू कर रहा था तो मसूद साहब ने एक बड़ा नुक्ते के ऊपर जोर देकर कहा था कि साइमल्टेनियसली इन्हें कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि पहले तो एक फेज प्रोसेस का जिक्र हो रहा था ना। अब जैसे आबना हुर्मुज़ है तो ईरान खोलने का ऐलान करे, अमेरिका वहाँ से ब्लॉकेट हटाए, तो ये साइमल्टेनियसली करना होगा। इसी तरीके से न्यूक्लियर के ऊपर अगर ईरान अपने स्टॉक पाइल्स छोड़ता है तो सिविल यूज़ के हवाले से उसके लिए गुंजाइश पैदा करनी होगी अमेरिका को। ये भी साइमल्टेनियसली एक पैकेज डील के तौर पर अनाउंस करना होगा। तो आपको लगता नहीं है कि अगले 4-5 रोज़ में इस पर कुछ पेशरफ्त होनी चाहिए, अदरवाइज चीज़ अटक जाएगी? जब मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि राब्ते बिल्कुल मौजूद हैं और इस सिमत में गुफ्तगू भी हो रही है, तो ये सब मौजूद है। अब देखिए, बज़ाहिर जो लगता है और असल में बात है भी ये कि अमेरिका भी चाहता है कि जंग बंद हो, और जंग बंद है तो सही लेकिन चीज़ सेटल हो। ईरान भी चाहता है, लेकिन आपको थोड़ी सी लगता है जैसे कुछ उसमें पहले आप करें फिर मैं करूँगा, वो कहते हैं पहले आप करें फिर हम करेंगे। तो ये एक डॉट्स कनेक्ट करने की बात है और वो मरहला पाकिस्तान ने जो है इससे पहले भी बड़ी खुश असलूबी से तय की है, और आपने देखा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ में कितनी पजीराई हुई है। ईरान अमेरिका से भी तो गारंटी मांगता है ना कि दोबारा मेरे पे हमला नहीं करोगे, ये भी गारंटी दो। तो उसकी गारंटी कौन देगा? ट्रंप की गारंटी तो मतलब उसके घर वाले भी नहीं देंगे। अभी जो लास्ट विजिट हुआ है जो वज़ीर ख़ारजा हैं ईरान के, उन्होंने जो बात की है कि जी हमने अपने निकात जो है वो
पाकिस्तान के ज़रिए सामने रखे हैं, तो उसमें सारी चीज़ें शामिल हैं। और उसके बाद जब अमेरिका की तरफ से उसका रिस्पांस आएगा तो ये कहीं ना कहीं बात बन जाती होती है। देखिए, एक और बात मैं आपको अर्ज़ करूं कि थोड़ा सा इसको ना इम्पेशेंट हो गए, बेसब्री की कैफियत में नहीं इस सारी सूरत हाल को देखना चाहिए, क्योंकि दो ममालिक जो 45-46 साल से आमने सामने बैठे नहीं हैं, उनका आमने सामने बैठना, मुज़ाकरात की बात करना, मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात को हल करना, ये वो असल कामयाबी है। जब आप मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात को हल करने की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि किसी न किसी नतीजे पे आप पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मसूद साहब, डॉक्टर साहब की बातों में थोड़ी सी उम्मीद अभी है कि ये मामलात आगे चल रहे हैं, कहीं ना कहीं बातचीत भी हो रही है, तजावीज़ भी एक्सचेंज हो रही है, तो डू यू एक्सपेक्ट कि कुछ प्रोग्रेस हो जाए अगले चंद रोज़ के अंदर? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने डी कन्फ्लिक्शन करवाई और इस वक्त जो है, जिसे आप डिप्लोमेटिक टर्म्स में कहेंगे कि, और बल्कि मिलिट्री टर्म्स में भी कहेंगे कि आप होल्डिंग पैटर्न में हैं। तो अब जो है वॉर जो है वो एक डिफरेंट फेज़ में दाखिल हो चुकी है। पहले जो वॉर थी वो बॉम्बिंग की शक्ल में थी, बम्बार्डमेंट हो रही थी ईरान के मुख्तलिफ टारगेट्स के ऊपर। अब जो है इकनॉमिक वॉरफेयर है दोनों की तरफ से, और उसमें जो है मतलब अमेरिका को एतमाद है कि उनके जो बहरी बेड़े यहाँ मौजूद रहेंगे। ईरान की तमाम बंदरगाहों की तरफ आमदोरफ्त उन्होंने ख़त्म कर दिया है, तो वो समझते हैं कि इससे ईरान का बहुत बड़ा खसारा हो रहा है जो उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। दूसरी तरफ ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हरमुज़ में पाबंदियाँ सख्त कर दी हैं, तो इसकी जो सारी बैनुल-अक़वामी बरादरी है, ख़ासतौर से मईशत जो है वो यरगमाल बनी हुई है। तो दोनों जो है एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और ये देख रहे हैं कि कौन पहले आंख झपकेगा। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूं कि अगर जो विन विन सिचुएशन को दोनों को आंख झपक लेनी चाहिए, क्योंकि इससे उनका भी नुकसान हो रहा है, अमेरिका का भी, ईरान का भी हो रहा है, खलीजी रियासतों का बिलखसूस हो रहा है और सारी दुनिया का हो रहा है, क्योंकि आपने देखा कि इस किस्म की जो इंटरनेशनल मार्केट शेयर्स में वॉलेटिलिटी है, आज के दिन ही जो बहुत उनकी कीमतें गिरी हैं। एक और चीज़ जो मैं आपको बताऊं कि इसमें जो मैं इशारा करना चाहता हूं कि इसमें पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी पैदा हुई है। मैं तमाम जो नुकात तारिक फजल साहब ने बयान किए उनसे इत्तफाक करता हूं, लेकिन जो पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी पैदा हुई है वो हिस्टोरिक है कि हमने गवादर पोर्ट बनाई थी और हमारा ये ख्याल था कि यानी बहुत बड़े अरसे से उस तरीके से अपने पोटेंशियल के मुताबिक इस्तेमाल नहीं हो रही थी। लेकिन अब जो कराची में कोई तकरीबन 3000 ऑयल कंटेनर्स और कार्गो शिप्स लंगर अंदाज हैं, उसके लिए एक रूट बना है बाकायदा, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने वो रूट स्पेसिफाई किया है। यहाँ से जो भी जो ट्रैफिक होगी या जो भी कंसाइनमेंट्स होंगी वो बरास्ता कोयटा, बरास्ता बलूचिस्तान जो है ईरान में जाएंगे। गवादर से तकरीबन 2 से 3 घंटे का फासला है और यहाँ से जो है कराची से जो है ज़रा ज़्यादा 14-16 घंटे इतना फासला है। लेकिन एक नई राहदारी बन गई है, यानी पाक चीन राहदारी में एक नई राहदारी बन गई है और इससे पाकिस्तान के लिए माशी इम्कानात रोशन हो गए हैं और आपकी जो कोस्ट लाइन है उसका पोटेंशियल अब दुनिया के लिए बढ़ गया है, दुनिया के लिए, बहरा अरब के लिए और खलीजी रियासतों के लिए। तो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की कोशिशें इस तनाजुर में भी जारी रहनी चाहिए और हमारा जो ये कहना है या इसके ऊपर हम जोर देते हैं कि इकनॉमिक जियोग्राफी के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, कनेक्टिविटी के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, जंग और तसादुम से बचना चाहिए। लेकिन ये फ़ैसले जो है तेहरान और वाशिंगटन में होंगे और जैसा कि आपने ख़ुद अपने तज़किये में बताया कि दोनों के ऊपर इतना दबाव है कि शायद कोई दरमियानी रास्ता निकल आए और बयानात सख्त देंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि मुज़ाकरात की मेज़ में या पसे पर्दा जो है वो लचक दिखाएंगे। दुरुस्त है। डॉक्टर तारिक साहब, पाकिस्तान ने 3 या 4 बाकायदा रूट्स आइडेंटिफाई किए हैं ट्रांसशिपमेंट के लिए। जो माल आएगा ईरान का वो किन किन रास्तों से होकर पाकिस्तानी सरजमीन से गुजरता हुआ ईरान की तरफ जा सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे कार्गोज जो थे वो कराची पोर्ट की तरफ आए हैं। तो ये जो पोटेंशियल है, आप इसके हवाले से कुछ स्टडीज़ बना रहे हैं कि क्या हम इसको कैसे बेहतर से यूटिलाइज़ कर सकते हैं? देखिए मलिक साहब, जहाँ तक मैं जब अपनी सिफारती कामयाबियों की बात कर रहा था, उनका जिक्र कर रहा था कि उसमें अल्लाह ने आपको जो है वो पूरी बैनुल-अक़वामी बरादरी में एक मुनफरिद मकाम और इज़्ज़त दी है। उसके साथ ये जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात अभी हो रही है आपके प्रोग्राम में और सरदार साहब कर रहे हैं, ये इतना बड़ा पोटेंशल है कि पाकिस्तान को मुस्तकबिल में अगर हम सही तरीके से इसको कैश करवाएं और करवाएंगे इंशाल्लाह ताला, तो आपके बहुत सारे मसाइल जो हैं वो इससे हल होंगे। देखें, 2 साल हमने जो हमारी इस गवर्नमेंट के तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं, हमने बहुत दिलजमी के साथ काम किया है और
प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में हमारी इकोनॉमिक टीम ने पाकिस्तान को मुआशी तौर पे मुस्तहकम किया अल्लाह के फजल से। लेकिन ये जो अभी इस जंग की शक्ल में एक दचका पाकिस्तान को नहीं पूरी दुनिया की मईशत को लगा है, और अभी जब हम बात कर रहे हैं तो अमेरिका में देखें कि अमेरिका डिपेंडेंट नहीं है कि जो तेल जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरता है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है और उससे मुआशी तौर पर जितने ममालिक मुतासर हुए हैं, मईशत पूरी दुनिया की हिल के रह गई है, उसे हमें भी यकीनन जो है वो हम मुतासर हुए हैं। लेकिन जब ये खैर से ये सारी चीज़ें एक मंतकी अंजाम तक पहुँचती हैं पॉजिटिविटी की तरफ और अख्ताम की तरफ, तो उसके बाद जो रास्ते पाकिस्तान के खुलेंगे वो अनलिमिटेड हैं, और उससे पाकिस्तान इंशाल्लाह ये जो अभी हम समझते हैं कि थोड़ा हमें मईशत को डेंट लगा है, ये तो बहुत छोटा साबित होगा। हम इससे बहुत बेहतर तरीके से इस रीजन के अंदर प्रोएक्टिव किरदार अदा कर सकते हैं और पाकिस्तान की मईशत को बहुत बेहतर बना सकते हैं। तारिक साहब, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ओपेक से यूएई ने लहदगी इख्तियार कर ली है। इवन आज एक खबर यह है कि वो हमारा पीटीसीएल में भी जो उनकी शेयर होल्डिंग है उसमें भी छोड़ने के मतलब वो गौर कर रहे हैं। तो एक मॉडल एग्जिस्ट करता है जिसको मोदी साहब बड़ा स्ट्रांगली फॉलो करते हैं और इसराइल बड़ा फॉलो करता है, वो है इसराइल इंडिया यूएई एंड यूएस का I2U2 का एक मॉडल है। वो है तो अभी बहुत ज़्यादा किताबों में, लेकिन कुछ $2-2.5 अरब की यूएई फंडेड प्रोजेक्ट इसी मॉडल के नीचे इंडिया में लग भी चुके हैं। तो वो एक मुतबादल के तौर पर अपनी कुछ कोशिशें करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी आपको सामने मद्देनजर होना चाहिए। जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं उनका जो इस जंग के बाद जो सूरत हाल है और जो उनके मैं समझता हूँ कि सिचुएशन है वो खासी तब्दील हुई है, और बहुत सारी, मैं ये तो नहीं कह रहा कि कोई मैं बाउंड्रीज़ की बात नहीं कर रहा, लेकिन आपस में ताल्लुकात, ट्रेड, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस, हमारे ताल्लुकात, ये इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो रीशेप होंगी, चीज़ें रीडिज़ाइन होंगी और वो पाकिस्तान के हक़ में होंगी। जो यूएई की एक इनफरादी तौर पे मैं समझता हूँ कि जो उसकी चंद चीज़ें हैं, देखें उनके लिए ज़ाहिर है हर मुल्क अपने लिए सबसे बेहतर सोच सकता है, लेकिन इस खत्ते में अपने बाकी जो उसके बरादर इस्लामी ममालिक हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात, उस रीजन में रहते हुए इस रीजन की तमाम सूरत हाल को सामने रखते हुए इक़दामात उठाना और इस इत्तेहाद का हिस्सा बनना, इनके साथ मिलकर आगे चलना, ये उसके बेहतरीन मफाद में है। बाकी इसराइल के ऊपर अगर वो ज़्यादा डिपेंड करेगा या इंडिया पे करेगा, तो मैं इसमें तो बरमला ये बात कह सकता हूँ कि ईरान भी काफ़ी हद तक इंडिया पे डिपेंड करता रहा है, और उसके बाद जो इंडियंस ने ईरान का जो हाल किया और जिस तरह की वहाँ पे उनको नुकसान पहुँचाया उनके अंदर बैठ के, तो आज अल्लाह के फजल से ईरान में आप देखें कि पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के हम मशकूर और ममनून ये नारे वहाँ पे लग रहे हैं। उन्हें एहसास हो गया है कि इंडिया किसी के साथ भी सिंसियर नहीं है, वो किसी के साथ भी लॉयल नहीं है, वो एक ऐसे मुनाफिक और ऐसे मक्कार शख्स के इस वक्त कंट्रोल में है जो किसी भी आप ये कहें कि सतह तक गिर सकता है और खराबी पैदा करने के अलावा उसका कोई इस खत्ते के अंदर जो है वो पॉजिटिव किरदार नहीं है। मसूद साहब, जो यूएई की ओपेक से लहदगी है और ये जो नया वो ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहे हैं I2U2 वाला, इसके ऊपर हमारी नज़र रहनी चाहिए। ये एक सिक्योरिटी अलायंस और वाटरवेज़ की सिक्योरिटीज़ के हवाले से उसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स में वाटरवेज़ की सिक्योरिटी भी शामिल है। तो मुझे लगता यह है कि ये इंडिया, इसराइल और यूएई वाला जो नेक्सस है, ये इसके ऊपर इंडिया भी इन्हिसार करेगा कि इनको साथ अमेरिका को मिला के कुछ ना कुछ अपने इलाके में वज़न बढ़ाएं। जी जी, इसमें मेरा ख्याल है कि 3 अवामिल। पहला जो है वो आपने जिक्र किया कि I2U2 की अपनी एक स्ट्रेटजी है और उसके ऊपर वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अगरचे पूरी विगर के साथ नहीं हुआ, लेकिन वो उसमें ये जो है मौजूदा सूरत हाल में, बदलती सूरत हाल में ऐसा मुमकिन हो जाएगा इन ममालिक के लिए। दूसरा ये है कि इन्होंने एक और कॉरिडोर बनाया हुआ है जिसे कहते हैं कि मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। ये उन्होंने जो है BRI के मुकाबले में या सिपेक के मुकाबले में, जी 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 जी, तो एक वो बनाया हुआ IMEC, जी बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। तो एक वो इंडिया मिडल ईस्ट एंड यूरोप का जो है उन्होंने वो एक कॉरिडोर बनाया हुआ है। अच्छा, फिर उसके बाद यह कि मैं समझता हूँ कि अब्राहम अकॉर्ड्स की वजह से स्ट्रेटेजिकली उन्होंने गल्फ़ को तकसीम करके रख दिया है। उसमें पहले जो है आपको पता है कि कतर और सऊदी अरब और UAE के दरमियान इख्तलाफात होते हैं, यानी एक तरफ कतर था, दूसरी तरफ जो है सऊदी अरब और UAE थे। अब इन्होंने ये किया है कामयाबी के साथ कि UAE और सऊदी अरब में एक किस्म का बंटवारा तकसीम कर दी है और उनकी दोस्ती को दुश्मनी में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। जो UAE के फैसले से जो ओपेक से अलग हुआ है, तो आपने ये देखा है
कि हमने सब ने देखा कि उसमें इसराइल खुश हुआ और अमेरिका खुश हुआ है। यानी मतलब ये एक बिलवास्ता तौर पर या बराह रास्त जो है सऊदी अरब के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, क्योंकि वो ओपेक का सरबराह माना जाता है। इससे पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बहुत बढ़ गई हैं। एक ये बढ़ी हैं, यानी मतलब है पोस्ट वॉर भी मुश्किलात बढ़ गई हैं पाकिस्तान की, क्योंकि ये जो यूएई की तरफ से जो न्यू अलाइनमेंट या रीअलाइनमेंट हो रही है उसका बराह रास्त पाकिस्तान के ऊपर असर पड़ेगा। दूसरा ये मैं बताऊं कि पाकिस्तान की बहैसियत मीडिएटर मुश्किलात कुछ इस वजह से बढ़ी हैं कि सदर ट्रंप ने जो ईरान की लेटेस्ट 4 नुकाती प्रपोजल थी उसको मुस्तरद कर दिया, और जो उन्होंने एक प्रपोज़ल भेजी थी अमेरिका ने बरास्ता पाकिस्तान ईरान को, तो वो मेरा ख्याल है कि मुज्तबा ख़ुमैनी साहब ने आज मुस्तरद कर दी है। तो एक मरतबा पाकिस्तान अब तक कामयाब होता चला आ रहा है, पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान को एक मरतबा फिर जो है भरपूर सफारती सरमाया इस्तेमाल करते हुए, अपनी इस्तेदाद इस्तेमाल करते हुए फ़रीक़ैन को कायल करना पड़ेगा कि आप जो है ये जो एक्सट्रीम पोजीशन हैं इनसे। लास्ट मिनट है डॉक्टर तारिक साहब से पूछें। डॉक्टर तारिक साहब, जो पाकिस्तानी बड़ी तादाद में यूएई में जो ओवरसीज़ वर्कर्स हैं, तो यूएई से अच्छा ताल्लुक़ रखना, चाहे वो 3-4 अरब डॉलर उन्होंने अपने उधार दिए हुए वापस मांगे, कोई बात नहीं है, लेकिन 2 पाकिस्तानी, मेरा ख्याल है 20-22 लाख पाकिस्तानी यूएई में, तो हमें अपना अच्छा ताल्लुक़ वहाँ बरकरार रखना चाहिए। मलिक साहब, बिल्कुल हमारा अच्छा ताल्लुक़ यूएई के साथ है, और आप ये देखें कि जब उन्होंने अपने ये 3.5 अरब डॉलर जो है, जो पाकिस्तान में उनका एक डिपॉजिट था, उनकी अमानत थी, जब वापस उन्होंने मांगे हैं तो हमारी सोशल मीडिया के ऊपर कुछ उसके ऊपर बहस हुई है, प्राइवेट हल्कों में हुई है, लेकिन ऑफिशियली हमने उसे कंडेम किया है कि सोशल मीडिया के ऊपर इस ट्रांजैक्शन के हवाले से मनफी गुफ्तगू ना की जाए। वो हमारे मोहतरम ब्रादर इस्लामी मुल्क है, भाई हैं हमारे। इसराइल और इंडिया से जो उनकी कुर्बत है वो पाकिस्तान से तल्लुकात में खराबी की बुनियाद तो नहीं बने? देखिए, इंडिया और इसराइल कोशिश तो पूरी करेंगे, लेकिन मैंने पहले भी जैसे अर्ज़ की है कि इन दोनों की जो दोस्ती है इसराइल की और इंडिया की, वो यूएई को आज समझ आए कल समझ आए। ये ऐसे जैसे वो पंजाबी में कहते हैं ना कि लाई बेकदरा नाल यारी, ये वो लोग हैं। ये इंडिया और इसराइल ये कभी भी काबिल एतमाद दोस्त साबित नहीं हो सकते। इनकी तारीख साबित करती है। दूसरा शेर पढ़ना चाहिए था, नीचा दिए शनाई तो फैज किसे ना पाया। आपने तो फिर उसको डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, सरदार मसूद साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे अशफाक तोला साहब हमारे साथ होंगे और ये ऑयल प्राइसेस का जो इम्पैक्ट है पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर, उसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में तेल की कीमतें दोबारा तेज़ी से ऊपर जा रही हैं। कल तो ब्रेंट 125 तक गया, फिर नीचे आया, अब दोबारा 114 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। अमेरिका की इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक साल पहले वहाँ 3.183 का डॉलर, जो एक गैलन था 3.183 डॉलर का था, आज उसकी जो एवरेज प्राइस है वो 4.3 है। कैलिफोर्निया की मार्केट उसमें थोड़ी सी ऊपर है बाकी अमेरिका की निस्बत, वहाँ 4.64 था जो आज $6.01 डॉलर के ऊपर ट्रेड कर रहा है पर गैलन। अशफाक तोला साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मारूफ माहिर मआशियात। अशफाक तोला साहब, सर ये जो ऑयल प्राइसेस का इम्पैक्ट है यूरोप अमेरिका को भी मुतासर कर रहा है और पाकिस्तान को भी कर रहा है। पाकिस्तान के साथ अलमिया ये है कि पाकिस्तान के पास फॉरेन एक्सचेंज बहुत ही कलील है और वो भी उधार का मांगा हुआ है, और प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि 30 करोड़ डॉलर से बढ़कर 80 करोड़ डॉलर पर वीक के ऊपर कॉस्ट चलेगी। क्या बनेगा हमारा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू नदीम साहब, ये तो पूरी दुनिया में भौचाल आया हुआ है और ये तो फोर्स मेजोर, जब जंग होती है ना तो फोर्स मेजोर की सिचुएशन है और पूरी दुनिया इसमें मार खा रही है। आप देखें इंडियन रुपी भी काफ़ी डिप्रिशिएट हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि हम जब तक IMF की रेसिपी में रहेंगे ना नदीम भाई, तो मेरा ख्याल है हमें कभी भी सलूशंस नहीं मिलेंगे। तो अब अगर देखें इस वक्त जो नई सिचुएशन है, 69 मिलियन बैरल ऑयल पड़ा हुआ है सिर्फ हॉर्मूज़ के दोनों तरफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेडी, और जा नहीं सकता बिकॉज कि ईरान अलाउ नहीं करता किसी कंट्री को एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान या 1-2 और कंट्रीज़ हैं, चाइना वगैरह। तो अगर हम इसका एडवांटेज लें और प्राइस एडवांटेज लें तो मेरा ख्याल है काफ़ी हमारी बचत हो सकती है। दूसरी तरफ प्राइस अगर आप देखेंगे और अगर 125 डॉलर तक भी चला गया, अभी तो 114.115 पे समझ लें है ब्रेंट, तो हमारी इक्वलेंट प्राइस होनी चाहिए थी 371 रुपीज़, जो ऑलरेडी पहुंच चुकी है। बट हमने इसमें पेट्रोलियम लेवी ली है और हमने डीजल को सब्सिडाइज किया एट द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, तो इस वजह से जो हमारी कॉस्ट है वो ऊपर आ रही है।
मेरा ख्याल है इसको गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, और अभी इन्होंने एक फार्मूला चेंज किया है, जो कि पहले ये होता था इनका कि प्लाट्स के ऊपर, सिंगापुर के ऊपर जो रेडी होता था उस पर वो 7 डेज़ का एवरेज लेते थे, वीक का एवरेज लेते थे। और अब उन्होंने फार्मूला चेंज करके जुबैल का जो है वो रेट लिया है, और जुबैल का एक रिफाइनरी जब आप लेते हैं तो 100 रुपये पर लीटर फ़र्क पड़ गया। तो मेरा मतलब है कि देखें, आपको तो इस वक्त ये करना चाहिए कि आपकी रिफाइनरीज़ को फुल कैपेसिटी पे चलाना चाहिए। ऑब्वियसली मुझे पता है इसके कंसिक्वेंसेज ये हैं कि आपके RFOs काफ़ी निकलेंगे, फर्नेस ऑयल काफ़ी निकलेगा। फर्नेस ऑयल महंगा आपका इसलिए हो रहा है कि आपके पास उस पर पेट्रोलियम लेवी ठीक ठाक लगी हुई है। अगर आप उसको हटा दें और यही फर्नेस ऑयल आप उन प्लांट्स को दे देंगे जो भी IPP में है, और जो जिनको हम कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं उनको बोलेंगे जी आप प्रोड्यूस करके दें, तो मेरा ख्याल है आपको उस रेट पे बिजली मिल सकती है और आप लोड शेडिंग से कुछ छुटकारा भी हासिल कर सकते हो। तो देर द कंपाउंड तोला साहब, हमारा एनर्जी मिक्स अजीबोगरीब है। हमारी जो ऑयल रिफाइनरीज हैं वो जब पेट्रोल और डीजल पैदा करती हैं तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में फर्नेस ऑयल पैदा करती हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी पे लगी हुई हैं। फर्नेस ऑयल का अब उतना इस्तेमाल है नहीं है। इंपोर्टेड LNG पे हम प्लांट्स ला रहे थे, LNG आनी बंद हो गई है। अपनी गैस फील्ड्स हमने कई जो है उनको डिसकंटिन्यू किया हुआ है, तो हम मुल्क सारे में लोड शेडिंग कर रहे हैं। हमारा तो कमाल है जी, हमारा तो सिस्टम ही मजे का है। नहीं, RFO बेस कुछ प्लांट अभी भी मौजूद है। अगर आप देखेंगे ना, आपकी CPPC की वेबसाइट पे देखेंगे तो RFO बेस काफ़ी प्लांट है और वो बंद पड़े हुए, उनको कैपेसिटी पेमेंट दी जा रही है। तो मैं ये समझता हूँ उनको आप एक्टिवेट करें। देखिए, अभी इस वक्त आप अगर 100 रुपये पर लीटर अगर आप देते हैं ऊपर, और अगर फ़र्ज़ करें यही प्राइस अगर चली गई, आप 6 से 7% इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, उसका मुल्क मुतामिल नहीं हो सकता, गरीब आवाम मुतामिल नहीं हो सकती। आप सबसे पहले तो आपको IMF की रेसिपी से हटना पड़ेगा। देखें, आपके पास डॉलर क्यों नहीं है? दुनिया में इस वक्त एक बड़ी अजीब सिचुएशन है और पाकिस्तानी चाह रहे हैं कि वो अपना डॉलर जो स्टैश किया हुआ इन्होंने बाहर वो लेके आए। इनके पास कोई विंडो नहीं है। अब आपने RDA अकाउंट में दिया, सिर्फ RDA अकाउंट में वही डॉलर आ सकता है जो लेजिटिमेटली आपने डिक्लेयर किया है अपने टैक्स रिटर्न्स में, या कुछ प्रॉफिट्स वगैरह एक्रू हुए होंगे। मेरा ख्याल है वो पैसा आ जाएगा तो वो हॉट मनी की तरह वापस भी चला जाएगा। अगर आप बाहर की कंपनियों को अलाउ करोगे, जो हम सुनते आ रहे थे, फिर वापस चला जाएगा, फिर आपके पास बाद में एक प्रॉब्लम रहेगा। मैंने इनको एडवाइस किया था, जो 2023 के बजट में भी मैंने डलवाया था, कि $1 लाख आप अलाउ कर दें, जो 50 लाख रुपए की लिमिट थी और 2018 में हमने सेट की थी। रेमिटेंसेज इनवर्ड फॉर नो क्वेश्चन आस्क्ड, आप इसको $1 लाख कर दें। मैं ये समझता हूँ जो एवरेज साइज इस वक्त हमारे पास रेमिटेंसेस की आ रही है, जो 50 लाख के अगेंस्ट 30 लाख रुपए आ रही है और 4 लाख लोग भेज रहे हैं हमें। अगर हमें 40% भी $1 का नहीं, $40,000 भी मिल जाए नदीम, तो ये $16 बिलियन की मैं बात कर रहा हूँ, विज़ावी $4 बिलियन जो अभी आ रहा है। तो $12 बिलियन आपको एवरी ईयर मिलता रहता है, आपको IMF की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, $22.5 बिलियन का आपका रीपेमेंट। लेकिन तोला साहब, आपको पता है वो जो इनवर्ड रिमिटेंस के ऊपर नरमी थी, उसका फ़ायदा एक आम आदमी तो नहीं था उठाता। वो हमारे शुगर मिल वाले शुगर बेच के तो रिमिटेंस करके वो पैसा अंदर ले आते थे ताकि टैक्स ना लगे यहाँ पे, और ये बहुत सारे और लोग भी करते थे। वो मैं आपको बता देता हूँ, वो अफगानिस्तान की बॉर्डर से हुआ है। सर, मंजूर चीनी वाला और पापड़ वाला, वो केस क्या था? यही तो केस था। जी, वो तो ₹1 ऊपर जब आप चीनी बेचेंगे और मिल वाले पूरा सीजन खरीद लेंगे तो यही होगा। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, देखिए, आप दुनिया की वो वाहिद हातम ताई कौम है जिन्होंने अपने एक्सपोर्टर्स को 10% बाहर रखने की इजाज़त दी है। $100 का एक्सपोर्ट होता है, $70 के अगेंस्ट वो रॉ मटेरियल वगैरह इंपोर्ट कर लेते हैं। $10 का आपने दुनिया की वाहिद कंट्री है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप उनको कहते हो तुम बाहर रख लो पैसे, और वो पैसों से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तो नहीं, बाहरी फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। फिर आपने इनको अलाउ किया, मी टू मी इंपोर्ट भी करते हैं, मी टू मी एक्सपोर्ट करते हैं, इसमें भी अंडर एंड ओवर इन्वॉइसिंग होती है। आपका फ्रीलांसर डिजिटल बैंक्स में जो कि जिसका कोई कंट्रोल स्टेट बैंक के पास नहीं है। टाइम तोला साहब खत्म हो गया। अशफाक तोला साहब, मारूफ मारे माशियात, हमारे बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।